जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे हमारी दीदी मंजरी अग्रवाल जी का। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। धन्यवाद। हम सब दिल्ली इलेक्शंस में उलझे हुए हैं और दिल्ली इलेक्शंस के अंदर भी जिस तरीके से केजरीवाल को हमने गहरे राज्य के एजेंट की फॉर्म में पहचानना शुरू कर दिया है वो है, और जिस तरीके से उसे दिल्ली वालों ने लात मार के भगाया है, और कहीं ना कहीं भारत में गहरे राज्य को एक बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ट्रंप जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ यूएसएआईडी के ऊपर बहुत तगड़े तगड़े एक्शंस ले रहा है, और डॉज के थ्रू एलन मस्क भी उस गहरे राज्य को निपटाने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा तगड़ा कांड हो गया बाल्टिक नेशंस में। बाल्टिक सी क्या है पहले समझ लेते हैं। बाल्टिक सी रशिया, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन कंट्रीज और डेनमार्क के बीच का एक सी है। फिनलैंड भी बीच में है, उसका एक समंदर है, और काफी क्लोज्ड सा समंदर है, जिसमें से एक आजकल वो जर्मनी से कीव जो नहर है वो निकाल दी, बाकी जो नॉर्दर्न सी से मिलने के लिए वो एक पूरी बीच में स्ट्रेट है, उसका नाम थोड़ा स्किप कर रहा हूं। तो एक क्लोज सा है जिसका एक छोटी सी ओपनिंग है, जहां से रशिया, स्टालिनग्राड से शिप्स जो निकलेंगे वो रशिया से होते हुए बाहर जाएंगे। लेकिन इसको अगर हम दूसरी तरफ देखें या दूसरे तरीके से देखें तो यहां पर इसमें तीन कंट्रीज हैं। तीन कंट्रीज हैं, लातविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये तीन देश बाल्टिक स्टेट्स कहलाते हैं। और इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन तो हो गया है एग्जॉस्ट, यानी अब यूक्रेन के अंदर उतनी एनर्जी नहीं बची जितनी की होनी चाहिए, या यूं कहें यूक्रेन वॉर अब अमेरिका के लिए इतना ज्यादा या गहरे राज्य के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा जितना होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक सरदर्द बन चुका है। ऐसे में अब गहरे राज्य ने पहले फिनलैंड को प्रोवोक करना शुरू किया। जब फिनलैंड प्रोवोक नहीं हुआ या फिनलैंड ने एक्शंस नहीं लिए, तो वहां से उसने अब तीन देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों को टारगेट करना शुरू किया और यहां कांड करने शुरू किए। हम इन्हीं कांडों के बारे में दीदी आपसे समझना चाहेंगे, मामला क्या है। जी दीदी। केस ये है, ये जो तीन नेशंस हैं, पहले तो इनके फाइबर ऑप्टिक केबल्स नॉर्थ स्ट्रीम इसको काटी गई, जिससे जो है इनको जो गैस मिल रही थी उसमें प्रॉब्लम आई। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल्स डैमेज किए गए, जिससे इनके कनेक्शंस में प्रॉब्लम आई। अब तीसरा काम किया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी रशिया से इनके पास, कल उसको ऑफिशियली दोनों देशों ने कट ऑफ कर दिया है। द वायर, केबल, कनेक्शन, एवरीथिंग हैज बीन कट ऑफ। एंड जो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट हैं, वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे कि बाय बाय रशिया एंड बाय बाय डिपेंडेंस। और वहां पर जो खड़ी थी वो ईयू की चेयरपर्सन उर्सुला वैन डर लेyen थी। तो जैसे वो सुपरवाइज कर रही थी इस पूरी चीज को, देखने वाली बात यह है कि दीज कंट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू सर्वाइव फॉर देमसेल्व्स। तो अब क्या है, इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस हाई हो गए हैं। अब वो कंट्रीज जो भी काम करेंगी उसके नॉर्मल सिटीजन को पहले से ज्यादा इलेक्ट्रिक टैरिफ देना पड़ेगा। हर चीज वहां पर महंगी हो जाएगी, और ये बड़ी खुशी से वहां के लीडर्स कर रहे हैं टू प्लीज उर्सुला वैन डर लेyen। शी इज अ एजेंट ऑफ डीप स्टेट, और जितने भी फैसले ये लेडी लेती है वो हमेशा कॉमन फोक्स के विरोध में होता है। इसके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिसके लिए बहुत क्रिटिसाइज की गई है, लेकिन शी इज स्टिल ऑन टू द जॉब। तो जिस तरीके के फैसले यूरोपियन यूनियन डिफरेंट कंट्रीज के लिए ले रहा है, उसका मतलब कि वो कंट्रीज अब तबाह होंगी, और ये भी डीप स्टेट का एक पार्ट है। जी। मैं इसमें एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि
सेलिब्रेट करने वाली क्या बात है? आप उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से उनसे बिजली ले रहे हैं, आपने अपना बिजली का बंदोबस्त किया नहीं, आप उनसे सस्ते में ऑयल ले रहे थे, बेवकूफ गधे कहलाए जब वही ऑयल इंडिया के थ्रू जा रहा था और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के ऊपर जा रहा था, 35% प्रॉफिट इंडिया कमा रहा था। उसके बाद अभी भी कमा रहा है, और वो कंपनियां इंडिया के सामने लाइन लगा के खड़ी होती हैं, हमारे अंबानी साहब के सामने लाइन लगा के खड़ी होती हैं और ये कह रही होती है साहब कुछ तेल दे दो, कि हाँ जी रशिया वाला है लेकिन प्यूरिफाई हमने कर दिया। प्यूरिफाई कर दिया ना, फिर तो रशिया वाला बचा नहीं, ले दो। अब नॉर्ड स्ट्रीम उड़ाने के बाद बेनिफिट इंडिया को हुआ, चलो जी ठीक है उड़ा दिया तुमने। उसके बाद तुमने इंटरनेट केबल उड़ा दी। अब इंटरनेट केबल उड़ाने के बाद वो इंटरनेट केबल का बेनिफिट किसे मिलना है? एक स्टारलिंक नाम का सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन वाला पार्ट है, उसे मिलना है। अब स्टारलिंक का अगर इंटरनेट कनेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा तो उससे बेनिफिट खूब होगा जी, जम के होगा। किसको होगा? एलन मस्क को होगा। अब बिजली भी तुमने बंद कर दी। अब बिजली के लिए ऑब्वियस सी बात है, या तो तुम कोल स्टार्ट करोगे, या यूरेनियम लेके आओगे, या और कोई सिस्टम उठाओगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहां से ये नहीं पता। और हमारे यहाँ तो सोलर सेल पैनल लगा के बतेरी इलेक्ट्रिसिटी बचा लेते हैं, वहां वालों के पास तो अब क्या होगा मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे एक बात बताइए, जितने सिंपल मैनर में हम समझ पा रहे हैं और हमारा अपोजिशन लड़ मरता है, इतने सिंपल मैनर में इतनी सिंपल चीजें इन यूरोपियंस को समझ में नहीं आ रही क्या? कि भैया तुम्हारा असली दुश्मन रशिया नहीं है, वो तो खुद अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारे घर में बैठा हुआ वो इलीगल माइग्रेंट है जो तुम्हारी सारी बचत को चट कर गया है। और तुम्हारा असली दुश्मन गहरे राज्य के ये एजेंट हैं जो तुम्हें बेवकूफ बना के रशिया से मिलने वाली सस्ती बिजली बंद करके तुम्हें महंगी बिजली बेच के मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? देखिए, बात पूरी समझ में आ रही है, पर यहाँ पर एजेंडा है। देखा है, जो भी ऐसी होती है जो यूरोप में इन लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट रिजाइन कर देती है। तो इस चीज को समझना चाहिए। अभी एक डॉक्यूमेंट आया था, उसका नाम था इनॉग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल वॉरफेयर बाय जॉर्ज कैनन। ये 1948 में बना हुआ एक डॉक्यूमेंट है, और इसके ऊपर यूएस की पूरी, या ये कह लीजिए डीप स्टेट की पूरी फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट है। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने बताया है कि दोज हु डू नॉट कोऑपरेट विद यू मस्ट बी एलिमिनेटेड। तो या तो एक उन लोगों को डिफरेंट तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, बिकॉज नो बडी हैज अ क्लीन पास्ट। सेकेंडली, इन लोगों के ऊपर थ्रेट भी होती है कि अगर आप इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होते हैं, जैसे आपने स्लोवाक के प्रेसिडेंट रॉबर्ट फीको के ऊपर देखा, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, वो सर्वाइव कर गए और अभी भी काम कर रहे हैं। ये एक मिरेकल है। तो कोई स्टोन छोड़ा नहीं जाता कि भाई आपको अगर देश को मैनिपुलेट करना है तो आपको कुछ करोड़ लोगों को मैनिपुलेट करना है, कुछ लाख लोगों को मैनिपुलेट करना है। परंतु अगर आप कुछ पॉलिटिशियंस को मैनिपुलेट करें, विच इज इजी इन डेमोक्रेसी, तो आप अपने मन का काम हाथ पकड़ के करा सकती हैं। और ये सारी घटना जब हो रही थी, उर्सुला वॉन डर लेyen वहीं पर खड़ी थी, वो अपने सामने खड़े हो करके उसने ये काम सुपरवाइज किया है और कॉन्ग्रेचुलेट किया है। यहाँ जानने वाली बात ये है कि ये 3 बाल्टिक नेशन, इनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी हाईएस्ट टैरिफ पे है। यूरोप में सबसे महंगी ऑलरेडी बिजली है, और जो आ रही थी उसको भी काट दिया है। तो दे हैव नो, यू कुड से कि उनकी कोई सिंपैथी भी कॉमन फोक्स के साथ है। यहाँ पे जानने वाली अगली बात यह है कि अमेरिका पहले ही तेल लेकर के खड़ा है कि
तुम किसी और से नहीं, तेल हमसे लो। इसके लिए वो नीचे अपना वेनेजुएला वगैरह से ऑयल लेके आ रहा है, जिसको उसने आज तक बैन करके रखा था। Nobody can tell me a valid reason कि वेनेजुएला को इन्होंने क्यों बैन किया हुआ था। वेनेजुएला का ऑयल क्यों नहीं आ सकता था? इसीलिए नहीं आ सकता था, वो देश गरीब रखा गया, लॉक्ड रखा गया, ताकि ऐसा समय जब अमेरिका के ऊपर आए तो अमेरिका वेनेजुएला का तेल निकाल करके दुनिया को बेच सके, और ईयू के ऊपर तो वो हाथ पकड़ के बेच सकता है। अभी अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं वो देखिए, अमेरिका इज नॉट एट ऑल कंसिडरिंग एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम इंग्लैंड एनीबडी। उसको जिसका जो कुछ चाहिए वो फुल हैंड ले रहा है। कनाडा को वो 51st स्टेट कहता है, वो ब्रिटिश मोनार्की के अंडर है। अमेरिका गिव्स अ डैम व्हाट किंग ऑफ ब्रिटेन थिंक्स। उसको जो लेना है वो ले लेगा। वो ग्रीन लैंड के ऊपर दावा कर रहा है, दैट इज डेनिश मोनार्की। अमेरिका गिव्स अ डैम डेनमार्क क्या कहता है। और यूक्रेन यूक्रेन के ऊपर कल रशिया का क्लियर स्टेटमेंट आ गया। जो मैं शुरू से कहती थी, यूक्रेन का 1 इंच भी रशिया नहीं देगा, और ये क्लेम रशिया ने कर दिया कल रात को कि आई एम नॉट गिविंग एनी एसेट, एनी लैंड, एनीथिंग ऑफ यूक्रेन, दैट इज रशियन टेरिटरी एंड विल रिमेन सो। तो अब जो ये हो रहा था, अभी तक के जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट वो कह रहे थे कि यूक्रेन के रिसोर्सेज अमेरिका ले सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि रशिया ने इस 3 साल की लड़ाई में भी अगर इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसके को ऑनर किया है। इवन अमेरिका को, क्यों ऐसा तो है नहीं रशियन पॉलिटिशियंस ये नहीं जानते कि अमेरिका का रोल क्या है, बट जो उन्हें यूरेनियम अमेरिका को देना था दिया, जो गैस देनी थी दी, जो फूड देना था दिया। ऐसे ही वॉर के शुरू में हीट सेंटर्स, फूड सेंटर्स उसने पूरे यूरोप में लगाए कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी या किसी चीज की कमी महसूस हो रही है, आपके घर हीट अप नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, तो आप आइए रशियन सेंटर्स में, वहां आपको खाना भी मिलेगा और वार्मथ भी मिलेगी। तो एक ऐसे ऐसे पोर्टल्स भी खोले हैं रशिया ने ऑल ओवर यूरोप टू टेल एवरीबडी कि हम आपके साथ हैं, हमें यूरोप की जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसका भला चाहते हैं। और पूरे 3 साल की इस लड़ाई में रशिया ने कहीं भी छोटापन नहीं दिखाया, जबकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी किसी देश या किसी कंपनी के साथ किया जाता है, लड़ाई के केस में नल एंड वॉइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का पार्ट है। इसके बावजूद रशिया बड़ा दिल दिखा करके ये सारी चीजें करता रहा और आज भी कर रहा है। पर दे कैन नॉट गो अवे अगेंस्ट दिस डीप स्टेट, जो हाथ पकड़ के मतलब यूरोप के नेशंस अपने ही पैर में खुद ही कील मार रहे हैं। इस तरह का काम, उस चीज को करने से रशिया उनको नहीं रोक सकता है। एंड दिस इज व्हाई यूरोप इज सफरिंग, एंड इट इज गोइंग टू सफर मोर बिकॉज देयर इज नो स्टॉपिंग द बॉल। जी। तो सवाल फिर घूमकर वहीं आ जाता है कि इस ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त क्यों कर रही है, या यूं कहें कि पूरा यूरोप ही ब्लैकमेलर्स का जिसे कहते हैं हॉस्टेज बन चुका है। हाँ जी। और इसको आप तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक आपके पास एक स्ट्रांग मोनार्की नहीं हो। इस जैसे आपकी नॉर्थ कोरिया में, वहां ये चाह करके भी घुस नहीं सकते, आपको क्लोज सोसाइटी बनना पड़ेगा। जैसे रशिया में, जहां ये सोच करके करके कोशिश करके भी नहीं घुस सकते। चाइना की तरह बनना पड़ेगा, जहां ये एंटर नहीं कर सकते, जहां क्योंकि भी देखिए हम इनको। तो अलग तरीके से पहुंच जाते हैं ना कि ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहां एक डिक्टेटर है वही सारे काम कर रहा है, और अगर वो डिक्टेटर चला गया और पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वहां एक प्रॉब्लम आ जानी है। मैं इस चीज पर कह रहा हूं कि क्या वहां पर नेशनलिस्ट फोर्सेस खड़ी नहीं हो पा रही, जैसे भारत में भी तो एक नेशनलिस्ट फोर्स खड़ी हो चुकी है। इस चीज को समझिए, नेशनलिस्ट फोर्स भारत में है, 10 साल से है, लेकिन उनको कितनी ट्रबल आ रही है, और इनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से इन लोगों ने इनके खिलाफ यूज की है। आईएएस आइडेंटिफाई करते हैं जो कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं, उनके बच्चे एजुकेशन के नाम पर ये अमेरिका बुला लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कितना बड़ा ग्रिप है और कितनी मुश्किलें आ रही हैं काम करने में।
रशिया में डेमोक्रेसी है, नेशनलिस्ट फोर्स है, वहां पे पावर वैक्यूम नहीं आएगा, इट इज अ क्लोज सोसाइटी, गुड फॉर देम। ठीक है, चाइना सीसीपी की ग्रिप में है, बट चाइना की तरक्की देख लीजिए, और नॉर्थ कोरिया एक स्ट्रिक्ट डेमोक्रेसी है, आप उसकी कंडीशन देख लीजिए। आप चलिए मेरा एक एग्जांपल लीजिए इराक का। टिल द टाइम सद्दाम वाज रूलिंग, इराक वाज बेटर देन अंडर आईएसआईएस। तो जो भय दिखाया है, जो डर दिखा करके इन्होंने अपनी ग्रिप बनाई है पूरी सोसाइटीज पे, हर एक को ओपन करके और हर एक में इंटरवीन करके, और हर लीडर को, हर कंट्री को कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में ला करके, उससे ये क्लोज सोसाइटीज बेटर है, वो अपने कल्चर, अपने रूल के हिसाब से चलेंगी। जहां तक सवाल है ऑपरेशन का, तो देखिए ऑपरेशन की डेफिनेशन हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके इन लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी ऑपरेस है जो आतंकवाद भी करती है। तो इनके हिसाब से ये किसको ऑपरेशन कहते हैं और किसको सपरेशन कहते हैं, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। तो अगेन आई से, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ स्ट्रिक्ट नेशनलिस्टिक लॉ एंड अ क्लोज सोसाइटी फॉर अ कंट्री, इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव, एंड यूरोप इज फेसिंग दैट। जी दीदी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये अपने आप में एक, मेरे हिसाब से तो बड़ा खतरनाक और डरा देने वाला पार्ट है, जो इस समय पर जिससे यूरोप गुजर रहा है। खैर, आगे आने वाले टाइम में क्या क्या हाल होगा, क्या ये सब कुछ निगल लिया जाएगा और बिल गेट्स वाली या जो वो ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं कि डीपॉपुलेट द वर्ल्ड, अर्थ, तो क्या वो डीपॉपुलेशन का प्रोसेस यूरोप से शुरू होगा? इसको हम आने वाले समय में पहले देखेंगे कि हो क्या रहा है। दीदी, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आगे भी हमें ऐसे ही टाइम आप देते रहेंगे। अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।